नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। आप देख रहे हैं eNewsJunkie और eNewsJunkie.com की खास पेशकश सीधा संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जो एक सीधी जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और नेता भी हैं। आइए जानते हैं उनसे विभिन्न समस्याओं पर आज आपको रूबरू करा रहे हैं, विभिन्न पहलुओं पर उनसे चर्चा करते हैं। तिवारी जी, आपका eNewsJunkie.com में स्वागत है। आज हम आपसे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपको मेरा सादर नमस्कार और आपके eNewsJunkie.com देखने वाले सभी सुधी दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। तिवारी जी, हम आज आपको सहकारिता की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। सीधी जिले की सहकारिता की व्यवस्था के बारे में, पहले की सहकारिता, आज की सहकारिता और सहकारिता से चूँकि आप वाकिफ रहे हैं, पहले भी आप पदाधिकारी रहे हैं सहकारिता के। सहकारिता आज कहाँ खड़ा है, किस नज़रिए से, किस चश्मे से आप देखते हैं सहकारिता को? मिश्रा जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सीधी जिले में सहकारिता बहुत, आप कहें कि धनी थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों से कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई, या आप ये कहें कि जिस तरह से सभी अन्य विभागों में भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ, सहकारिता भी उससे अछूता नहीं रह गया। और सरकारों की उपेक्षा भी आप कह सकते हैं। सहकारिता को जिस तरह से बढ़ाना चाहिए आगे, सरकारों ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, और सरकारों की वजह से और सहकारिता से जुड़े हुए लोगों की वजह से, दोनों के मिले जुले प्रयास से आज ये स्थिति हो गई कि सहकारिता सीधी जिले में मृतप्राय हो गई। सीधी जिले का सहकारिता का सबसे बड़ा एक संस्थान जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है। मेरी नज़रों में आज वो अंतिम सांसें ले रहा है। आप लोग स्वयं सीधी जिले के हैं और उसके गवाह हैं कि कभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सीधी का कितना बोलबाला था, हजारों लोगों की भीड़ लगती थी वहाँ, और आज आप चले जाइए वहाँ मक्खी मारने की स्थिति है। 2-4 लोगों से अधिक वहाँ पर कोई भी दिखता नहीं है, और ये सहकारिता के लिए बहुत खेद का विषय है। और ज़रूरत है आज सीधी जिले में सहकारिता को मजबूत करने की। और सहकारिता वो पद्धति है जिसमें छोटी छोटी पूंजी लगाकर बहुत सारे लोग सामूहिक प्रयास से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन वो सीधी में अभी फलीभूत नहीं हो रहा है। और मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से अनुरोध है सीधी जिले के वासियों से और सरकार से कि सीधी जिले में सहकारिता को बचाया जाए, जिससे सीधी जिले का किसान और गरीब आदमी मजबूत हो सके। इस समय चर्चा जोरों पे है कि फिर से कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव होंगे, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सहकारिता में चुनाव ना होने की वजह भी एक ये कारण है कि सहकारिता आज इस स्थिति में पहुंच गई है। हम लोग 2006 में बोर्ड का गठन हुआ था, तब निर्वाचित हुए थे, मैं भी संचालक निर्वाचित हुआ था, और 2006 से 2012 तक का कार्यकाल हम लोगों का था। और इसके बाद 12 से और आज 22 हो गए, माने पूरे के पूरे 10 वर्ष हो गए सहकारिता चुनाव से वंचित है। किसानों का वहाँ कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, और प्रशासकों के माध्यम से सहकारिता को चलाने का काम किया जा रहा है, और प्रशासकों के माध्यम से चलाने पर वहाँ केवल प्रशासन हो रहा है, सहकारिता नहीं हो रही है। तो ज़रूरत है कि जितना जल्दी हो सके सहकारिता के चुनाव सहकारी समितियों से लेकर और बैंक स्तर तक के चुनाव कराए जाएं, जिससे सहकारिता यहाँ मजबूत हो सके और किसानों को सहकारिता के माध्यम से मजबूत किया जा सके, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। सीधी का संजय गांधी कॉलेज आज अतिक्रमण की दंश झेल रहा है, क्या कहेंगे? ये भी एक बहुत दुख का विषय है। सीधी जिले का संजय गांधी स्मृत स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय हम लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये वो संस्थान है। एक समय ये था कि सीधी और सिगरौली जिला जब संयुक्त सीधी जिला था, तो एकमात्र महाविद्यालय संजय गांधी महाविद्यालय था, जो कि इस अंचल के विद्यार्थियों की आशा का केंद्र बिंदु था। और वो महाविद्यालय चाहे प्रशासन की कमियां कहें या जिसकी कमियां कहें, जब हम लोग पढ़ते थे उसके पहले से
अतिक्रमण के संबंध में आंदोलन हुए और अनवरत हुए। कितनी बार आंदोलन हुए उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। और इतने संघर्षों के बाद भी आज तक अतिक्रमण मुक्त संजय गांधी महाविद्यालय नहीं हो सका, बल्कि अतिक्रमण और बढ़ता ही गया। और संजय गांधी महाविद्यालय का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खेल का मैदान, आज खेल के मैदान की स्थिति को देखकर रोना आता है। वहाँ सुअर चर रहे हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं, वहाँ पर ये बंजारे लोग आके अपनी झोपड़ियाँ तान लिए हैं, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, अपना लोहे का काम शुरू कर दिए हैं। और आजकल विद्यार्थी को जितना ही पढ़ाई का महत्व है उतना ही खेल का महत्व है। लेकिन इस मामले में देखा जा सकता है कि संजय गांधी महाविद्यालय के छात्रों को खेल के प्रति कितनी उपेक्षा है कि वो संजय गांधी महाविद्यालय आज खेल का मैदान लग ही नहीं रहा है कि वो खेल का मैदान। इन दिनों हम देख रहे हैं 2 दशक पहले की समय याद आ रहा है। 2 दशक पहले का सीधी और आज का सीधी लगता है कहीं न कहीं उपेक्षित है, हर दिशाओं में, हर क्षेत्रों में। आप क्या महसूस करते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सीधी जिला हमेशा से ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि राजनीति के क्षेत्र में जब से देश को आज़ादी मिली और पहले आम चुनाव जब से हुए, तो यहाँ चंद्र प्रताप तिवारी और कुंवर अर्जुन सिंह जैसे महान विभूति पैदा हुए राजनीति के क्षेत्र में, जिन्होंने अपना देश और प्रदेश में नाम रोशन किया। और उनके बाद भी जब ये उनके बाद की पीढ़ी आई, तो चाहे स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह जी रहे हों, स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी रहे हों, अजय सिंह जी राहुल भैया रहे हों, इन लोगों ने भी प्रदेश में अपनी छाप छोड़ी और सीधी जिले को एक ताकत के रूप में हमेशा इन लोगों ने स्थापित करके रखा था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई, तो ऐसा नहीं था कि कद्दावर लोगों की कमी थी भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ केदार शुक्ला जैसे संघर्षशील और काबिल लोग थे, इसके बावजूद भी सीधी जिले को जो महत्व मिलना चाहिए प्रदेश की राजनीति में वो नहीं मिल पाया। आपने अच्छा याद दिलाया, केदार शुक्ला की आपने बात की, तो केदार शुक्ला आपको लगता है कि पुराने लीडर हैं और शायद वो 4थी बार विधायक हैं, और इस बीच में आज तक उन्हें सरकार में प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। इसके पीछे क्या कारण है, क्या मानते हैं, क्या कमियां हैं, उनमें क्या खास कमी है कि वो आज तक मंत्री नहीं बन पाए? देखिए, जब 2003 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2003 में मेरे ख्याल से वो चुनाव हार गए थे, वो उस समय पर चुनाव हार गए थे। फिर 2008 जब आया तो वो चुनाव जीते, और जैसा कि आपने बताया 4 बार के विधायक हैं। और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल के बाद से लेकर वर्ष 1985 से वो भारतीय जनता पार्टी से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, और वरिष्ठता के क्रम में प्रदेश में शायद उनका स्थान होगा। उनकी काबिलियत, उनके संघर्ष में कहीं कोई किंतु परंतु ना मुझे है ना किसी और को होगी शायद। लेकिन प्रदेश की कैबिनेट में उनको स्थान क्यों नहीं मिला, कौन सी बाधाएं ऐसी आती गई, मैं नहीं कह सकता। लेकिन इतना बात जरूर मैं कहूँगा कि इस बार के चुनाव में 2018 में बिंद क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई, रीवा और शहडोल संभाग को मिलाकर 30 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 24 विधानसभा सीटें 2018 में यहाँ की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, और केवल मात्र 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। और अजय सिंह जी राहुल भैया जैसे कद्दावर लोग चुनाव हार गए। अब इससे बड़ा समर्थन यहाँ बिंद क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को क्या दे सकती है? प्रभु हराने वाले तो आप ही के परिवार से थे। निश्चित रूप से उनकी हार हुई, और
भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई और फिर बाद में बिसाहू लाल सिंह जी एक सीट लेकर फिर चले आए भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी की 24 के स्थान पर 25 सीटें हो गई। लेकिन रायगांव के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो वो स्थिति 24 और 6 की बनी रह गई। तो इस 24 सीट की वजह से ही मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित है। निश्चित रूप से उसमें ग्वालियर चंबल के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के समर्थकों का योगदान है सरकार बनवाने में। उनको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री भी बनाया गया, हम उसका पार्टी की मजबूरी भी समझ रहे हैं। लेकिन इन सारी मजबूरियों के बाद भी सीधी जिले को केदार शुक्ला के रूप में अपनी कैबिनेट में स्थान आदरणीय शिवराज जी को देना ही चाहिए था, मेरा मानना है। और यदि नहीं दिया गया है तो सीधी जिले की, सिंगरौली जिले की जनता निश्चित रूप से अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है और ये कहीं ना कहीं भविष्य में नुकसानदायक साबित होगा पार्टी को, मैं ऐसा मानता हूँ। देखिए, आप चूँकि वरिष्ठ वकील भी हैं और राजनीतिक क्षेत्र के भी व्यक्ति हैं, इन दिनों काफ़ी चर्चा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सामने है। उस चुनाव में चर्चा है कि आप प्रतिनिधित्व करने के लिए मूड में हैं, तैयारी करने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने को लेकर आप तैयारी में। क्या कहेंगे कि आप सच में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं पंचायत का? जी हाँ, बिल्कुल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जब होने वाले थे पिछले परिसीमन में, जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा कराए गए थे, तो हमारा जो गृह ग्राम हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के नाम से ही जिला पंचायत का वार्ड है, वो जिला पंचायत का वार्ड क्रमांक 3 है। और वो 2019 के आरक्षण में अनारक्षित श्रेणी में था। मैंने पूरा मन बनाया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और मिश्रा जी, आज मेरी 53 वर्ष उम्र पूरी हो गई और आज तक मैंने कोई ऐसा चुनाव जनता के बीच में नहीं लड़ा। सार्वजनिक जीवन में जितनी मेरी क्षमता थी, मैंने काम करने का ईमानदारी से प्रयास किया है और जहाँ थोड़ा बहुत हमको अवसर मिला, मैंने लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से करने का काम किया है। तो इस बार मैं चाहता हूँ कि यदि नए आरक्षण में हनुमानगढ़ वार्ड क्रमांक 3 अनारक्षित रहा तो निश्चित रूप से मैं जनता जनार्दन के बीच में आशीर्वाद मांगने जाऊंगा और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का काम करूंगा। और जिला पंचायत के माध्यम से मैं हनुमानगढ़ वार्ड क्रमांक 3 के लोगों की सेवा करने का और जिला पंचायत के सदस्य का क्या भूमिका होती है जिला पंचायत में, वो मैं बताने का काम करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले हफ्ते किसी नए मेहमान के साथ आपके साथ प्रस्तुत होगी। धन्यवाद।